नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। डेली डिस्कशन शो में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के बनती और बिगड़ती स्थितियों को लेकर के। कल 5वें चरण का मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान प्रतिशत की बात करें तो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक कई सीटों पर नहीं रहा। सरप्राइजिंगली खास तौर पर बुंदेलखंड की सीटों पर ठीक ठाक मतदान हुआ। बाराबंकी की सीट पर अच्छा मतदान हुआ, लेकिन लखनऊ जैसी सीट पर मतदान ने निराश किया। आज चर्चा मतदान के साथ साथ में इस पर भी करेंगे कि इस बार की ये जो 14 सीटें हैं वो किस तरफ जा रही हैं, कौन उन पर अपना झंडा बुलंद कर पाएगा। 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इन 14 में से 13 सीटों पर चुनाव जीत गई थी। सिर्फ एक सीट थी रायबरेली, जिस पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। सोनिया गांधी चुन करके लोकसभा पहुंची थी। इस बार रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और अमेठी सीट से भी बीजेपी से स्मृति ईरानी और कांग्रेस की तरफ से केएल शर्मा। आज चर्चा करेंगे कि आने वाले वक्त में इस मतदान के बाद इस चरण में कौन आगे कौन पीछे। हमारे सहयोगी, हमारे साथी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो मतदान हुआ अभिषेक भाई, 14 सीटों का, सब चूंकि अगर स्टिक इस पर रहेंगे यूपी पे ही तो वो ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। और कहा जा रहा है कि बीजेपी का ये सबसे मजबूत इलाका है, मजबूत गढ़ है। क्या 2019 का ही परफॉर्मेंस रिपीट होती दिख रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं इस पे आने वाला था। अवध और बुंदेलखंड का जो मिक्स एरिया जहां 14 सीटों पर चुनाव हुआ है, पिछली बार 13-1 का था। 13-1 से भाजपा एनडीए गठबंधन था, इसमें रायबरेली क्यों ला रहे थे। लेकिन इस बार कई अप्रत्याशित देखने को मिल सकता है घटनाएं। अप्रत्याशित मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि बीजेपी को लगता था बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। हमारी हर जिन 14 लोकसभा सीटों सबसे बात हुई है, हर अलग अलग लोकसभा सीटों पर सबसे बात हुई है। और सबसे ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी को, भाजपा हो या फिर इंडिया गठबंधन, किसी को एक तरफा कोई बढ़त मिलती हुई दिख रही हो। कई ऐसी सीटें, उनमें एक रायबरेली है। राहुल गांधी अच्छी मार्जिन के साथ कल दिखे, बहुत खुश दिख रहे थे, खुद घूम रहे थे रायबरेली के विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे थे, लोकसभा में पूरा घूम रहे थे अपनी। बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। मुझे लगता है वहां से जो खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी के पास अच्छी बढ़त दिख रही है। हालांकि 4 जून को पता चलेगा। ठीक उसी तरह अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है। बहुत सारे पत्रकारों से वहां बात हुई है, किसी कार्यकर्ता से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, पत्रकारों से बात हुई है जो निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं वहां पे, जो स्थानीय पत्रकार है। उनका कहना है कि केएल शर्मा ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा इस बार वहां पे। अच्छा, और लोगों का समर्थन उनको मिला है। जो उनका पर्सन टू पर्सन कनेक्ट है पिछले 30-35 सालों का, वो ज्यादा प्रभावी है स्मृति ईरानी के काम के ऊपर, स्मृति ईरानी की बातों के ऊपर, उनके नाम के ऊपर ज्यादा प्रभावी है। प्लस दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी भी इस बार अमेठी रायबरेली गए नहीं थे, तो मुझे लगता है इसका भी असर है। स्मृति ईरानी की दिक्कत कहां हो गई? स्मृति ईरानी, मुझे ऐसा लगता है कि जो बता रहे हैं लोग की ओवर कॉन्फिडेंस, आपने ये प्रोजेक्ट किया कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे आने के बाद से ही अमेठी में सब कुछ है। आपने कॉन्फिडेंस में भाजपा के कार्यकर्ताओं तक को नहीं लिया, ये कहा जा रहा है। इवन दो कि वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, भाई देखिए, पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, जो आदेश आता है उसको सबको करना होता है। लेकिन अगर निराश मन से कोई करता है तो नतीजों में कन्वर्ट नहीं होता है। ये खबरें आई हैं कि बहुत सारे कार्यकर्ता घरों में रह गए, निकले नहीं। उतना निकले लेकिन उतना नहीं निकले। जो उत्साह होना चाहिए था वो उत्साह नहीं मिला। लखनऊ की सीटें, दोनों सीटों पर बड़ी बुरी स्थिति है, क्योंकि लखनऊ तो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। और इस बार जिस तरीके का मतदान प्रतिशत रहा, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की नाकामी नहीं है, ये नाकामी भारतीय जनता पार्टी की भी हो सकती है। देखिए, अब लखनऊ और मोहनलालगंज को दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। मुझे लगता है ये दूसरा नजरिया ये होगा कि थोड़ा सा प्रदेश का एलीट क्लास यहाँ पे रहता है, अधिकारी वर्ग रहता है, नेता वर्ग रहता है, राजधानी के जो निवासी हैं उनमें वो उत्साह, वो टेम्परामेंट, और ग्रामीण इलाके कम है इन क्षेत्रों में, शहरी इलाका ज्यादा है, तो इसका असर मिला है। मुझे लगता है भाजपा के लिए लखनऊ और मोहनलालगंज दोनों, क्योंकि यहाँ पे विपक्ष नहीं लड़ता हुआ दिखाई दिया ना। बाकी सीटों पर विपक्ष की दिख रहा था विपक्ष। क्या जो राजनाथ सिंह 5 लाख वोटों का मार्जिन मान करके चल रहे थे,
क्या वो मार्जिन उनको हासिल होता हुआ जीत का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज ही बहुत कम है। देखिए, अगर राजनाथ अगर 1 लाख से जीत रहे हैं तो हार के बराबर है वो। अगर राजनाथ सिंह जैसा कद्दावर बड़ा नेता लखनऊ में एक आसान सीट पर भाजपा के लिए 1,00,000-1,50,000 वोट से अगर महज जीतते हैं तो मान के चलिए वो उस जीत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जिस कद के नेता हैं, और या तो फिर प्रत्याशी विपक्ष में हो वो उस कद का हो तो कांटे की लड़ाई हो। आपका मुकाबला किससे है? रविदास मल्होत्रा से है, जिसके लिए कांग्रेस ने खुल करके यहाँ पे कोई प्रचार नहीं किया। कांग्रेस का तो लखनऊ में कोई प्रचार देखने को मिला ही नहीं मुझे। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने किया कुछ, क्योंकि उनके विधायक हैं तो इसलिए उन्होंने किया, तो वो मोमेंटम नहीं दिखा दिया। और राजनाथ जी ऐसा बड़ा कद का नेता, अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को संभालना था यहाँ पे। अगर 1,00,000-1,50,000 वोट से जीत रहे हैं तो ये जीत नहीं कही जाएगी। जीत तो 1 वोट से भी होती है, लेकिन उसको आंकड़े को, फासले को बढ़ाना। बाराबंकी सीट कह रहे बहुत फंसी हुई है और ठीक ठाक मतदान भी वहां पर हुआ। अच्छा, बाराबंकी में मुझे लगता है कि बाकी सीटों के मुकाबले शायद 61% से ज्यादा मतदान हुआ। हाँ, सबसे ज्यादा मतदान अभी तक का मतदान जो यूपी में हुआ 58 सीटों पर, उसमें सबसे ज्यादा 53 सीटों पर, माफ कीजिएगा, उसमें सबसे ज्यादा मतदान अभी तक बाराबंकी सीट। बाराबंकी में मतदान ज्यादा होने का मतलब माना जाएगा कि नाराजगी है, इस बार नाराजगी है। और दूसरी बात कि वहां पर कांग्रेस ने अच्छा काम किया, वहां के संगठन को एक्टिवेट किया। तनुज पुनिया ने वहां पे, भूपेश बघेल वहां पे लगे रहे। कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा बना है सपा और कांग्रेस का बाराबंकी जैसे सुरक्षित सीट पर। और वहां पे बीजेपी के साथ जो घटना हो गई थी, उनके उपेंद्र रावत जो निवर्तमान सांसद थे, उनका वीडियो आ जाना, मतलब वहां पे ये था कि भाजपा में अंदर खाने दिक्कत थी, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि नतीजे तो आएंगे 4 जून को, लेकिन ये विश्लेषण है जो लोगों से बात करके, पत्रकारों से बात करके, चुनाव में प्रतिशत को समझ करके जो निकाला गया, ये वो है, ये नतीजे नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इन 14 सीटों में भाजपा जो पहले 13-1 से आगे थी, वो 13-1 तो नहीं है, कई जगहों पर दिक्कत हो सकती है इस बार। ठीक बात है। एक सवाल और, दोनों को मिला लेते हैं, देवी पाटन मंडल, उसमें अयोध्या भी ले लेते हैं, और जो 3 सीटें बुंदेलखंड वाली रहीं, बांदा, हमीरपुर और जालौन की सीटें जो रहीं, उन पर क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है आपको? देखिए, बुंदेलखंड मुझे लगता है कि ठीक है बीजेपी के लिए, बीजेपी का फेवरेबल कंडीशन में कोई ऐसी दिक्कत होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। देवी पाटन मंडल में आते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है वहां पे, और बीजेपी, कीर्तिवर्धन सिंह भी गोंडा सीट से थे, उनका भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा विरोध वहां पर हुआ नहीं, और वहां पे मतदान भी उनके लिए फेवरेबल दिखा। उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह रहा, उनके प्रत्याशी कार्यकर्ता दोनों का कॉम्बिनेशन काम किया। मुझे लगता है पार्टी ने भी वहां पर वक्त दिया, तो उस क्षेत्र में कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही। अवध क्षेत्र की कुछ सीटों पर भाजपा को इस बार चुनौती देखने को मिल सकती है। जीत भी होती है तो मार्जिन को देख करके समझा जाएगा कि वो मार्जिन क्या है, क्योंकि ये सबसे केक वॉक, सबसे आसान सीट अवध की रही है भाजपा की, और अगर वहां भी दिक्कत हो रही है तो ये समझ से परे। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। हालांकि ये नतीजे नहीं है, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो सेंटिमेंट गेज करके पता चला कि अवध का जो खास तौर पर इलाका है, उसमें लखनऊ की सीट सदर की सीट हो गई, मोहनलालगंज जो ग्रामीण है सुरक्षित सीट है, बाराबंकी सीट सुरक्षित लखनऊ से सटी हुई सीट है, और एक एनालिसिस ये भी हो सकता है कि जो सुरक्षित सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होगी, क्योंकि ज्यादातर सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई थी, जो एससी रिजर्व सीटें थी। इस बार क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन 5वें चरण का जो मतदान हुआ है, वो उसमें जो टक्कर देखने को मिली है, जो मतदान केंद्रों पर, जो बूथ पर देखने को मिली है, वो बड़ी दिलचस्प है। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे, तब पता चलेगा कि कौन से इलाके में, कौन से चरण में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इंडिया का क्या कॉम्बिनेशन बना है, क्या विनिंग मार्जिन रहा है, क्या लूज का मार्जिन रहा है। आप अपना भी विश्लेषण हमको बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो और हमारा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।